ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित है कि राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या आप कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 इसी में है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित किया जाता है, जिसकी चर्चा संविधान की 4थी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल में की गई है। अब कौन सा सही स्टेटमेंट है आपको पहचानना है। क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में सही कथन क्या कौन है पहचानना है। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सही कथन पहचानिए। स्टेटमेंट 1 ये है कि राज्यसभा में सभी प्रतिनिधि राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन बी, राज्यसभा में सभी प्रतिनिधि राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कि कितना किसी राज्य से कोई मेंबर राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित होता है। और ये बात अनुसूची 4 में कही गई है। 4 में आप कहती हो कि ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, क्या हो? हाँ, राज्यसभा में सभी प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन फॉर या टू राज्यसभा। बी, अच्छा ठीक है। अगर आप लोग कोई ए और कोई बी बोल रहा है तो दोनों आंसर गलत है। दोनों को दोनों कैसे नहीं होगा, सबसे पहले सुन लो क्या है इसमें माइनर मिस्टेक। एक तो राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ऑल मेंबर्स तो होते नहीं है, 12 अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित होती है। तो क्या क्षेत्रफल क्या? नो, ये होता है, ये क्षेत्रफल का जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। और ये बात सही है कि कोई राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे, ये बात 4th शेड्यूल में क्लियर किया गया है। तो देखो कितना माइनर ट्विस्ट है और पूरा आंसर ही गलत हो गया है ना। आप लोग जानते थे लेकिन ये बारीकी आप नहीं पकड़े, इसी बारीकी को पकड़ना है, इसीलिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, वो भी अपर हाउस से ही संबंधित है। इसमें भी आपको सही को स्टेटमेंट को पहचानना है। ये क्वेश्चन ये सब लिखते भी चलना है, ये सब क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। आजकल इसी तरह का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं। अब वो जमाना गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आपको पता ही है, सही बात है। नेक्स्ट, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। एंड लास्ट ऑप्शन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन है कि सही कथन पहचानो। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 25 वर्ष। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, अच्छी बात है, आपने चुना है तो भाई अच्छा ही चुना होगा। फटाफट रिप्लाई करो। वैसे ही है जो आपको पसंद है। 1 2 3 4, 1 2 2 3, आप बोलो। ठीक है, 1 1 3 2 भी। ओके, देन राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली। 2/3 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य। और आयु 30 साल। 30 साल। तो देखो, थोड़ा सा एज में आपको ये हुआ, आप गलती कर दी है। ठीक है, तो इसको ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। हाँ, फटाफट लेते रहो। ये सब क्वेश्चन से क्या है कि आपका कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो। और राइट आंसर ये है। अगर लिखने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ माइनर जो या सिली जो मिस्टेक होता है वो आपको सुधारने में अवसर देगा। ठीक है, आ गई मोना, सॉरी सुमन। सुमन, सुमन आई है, चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इज इट ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ऑप्शन 3, लोकसभा मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक। मतदान का अधिकार
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अधिकार है, न कि कानूनी। चाहे वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक। संवैधानिक सॉरी थोड़ा सा इसको, वैधानिक अधिकार है न कि संवैधानिक। संवैधानिक क्या होगा, ये अक्सर पूछा भी गया है। दो और तीन, ठीक है, ये किसका है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 और 3, वेरी गुड। इसको आप लोग कैसे सही कर दिए भाई, वैधानिक और संवैधानिक? सबसे पहले तो संवैधानिक और वैधानिक का मतलब समझते हैं आप लोग? इन दोनों के मतलब आप लोग पूरा क्लियर है? आप लोग को पता है इन दोनों का कौन से इतना? ये तुक्का है तुम लोग का कि सही हो गया? क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में कुछ तो अंतर होगा ना? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे करके आपको राइट दिए गए हैं, ठीक है? तो ये राइट आपको कहां पे मिलता है? तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका कहां पे मिलता है देखने को? फंडामेंटल राइट में मिलता है ना? वहां पे आपके अधिकार वहां पे है ना? और कहां पे मिलता है? प्रियम्बल में मिलता है। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है वहां पे, ठीक है? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, यानी कि थ्रू फंडामेंटल राइट और थ्रू प्रियम्बल। और ये वैधानिक अधिकार कैसे है? हाँ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? 1 और 2? तो क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर ओनली ये होगा 2, ठीक है? हाँ, सुन रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। सुन रही हो सुमन? बिल्कुल सुनाई दे रहा, हमको तो तुम्हारा दर्शन भी हो रहा है। तुम वीडियो ऑन नहीं किया तो भी। और बताओ, दर्शन भी हो रहा है तुम? हाँ, हम एकदम
नहीं, हमको तो आवाज भी सुनाई दे रहा है, आकाशवाणी भी सुनाई दे रहा है, और ये भी दर्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमको। तुम अपना देखो, तुम्हारा हो रहा है, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा है, हमको पता है। तुम यही बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा। तुम अपना फोन चेंज करो, फोन का दिक्कत है, वो फोन पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अधूरा स्टेटमेंट है। दरअसल आपका जो मतदान का अधिकार है, ये कह रहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक, लेकिन है आपका दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल दोनों। कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 में स्पष्ट रूप से लोकसभा और विधानसभा में मतदान देने का अधिकार सिटीजन्स को दिया गया है। अब तो दूसरी और वैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा इस प्रोविजन को, वैधानिक अधिकार का मतलब क्या होता है, वैधानिक का मतलब क्या होता है, लीगल का मतलब होता है जो संविधान के अनुरूप हो। तो संविधान के अनुरूप हम लोग किसी भी चीज को जब किसी अधिनियम को विधि के रूप में कन्वर्ट करते हैं, या सदन के द्वारा बिल पास करके जब उसको हम एक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो वैधानिक हो जाता है। तो थ्रू एक्ट भी आपको ये राइट दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, और दूसरा वैधानिक इसलिए हो गया क्योंकि ये थ्रू एक्ट आपको दिया गया है। कौन सा एक्ट? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत में आपको ये राइट दिए गए। देन ये दोनों होगा, इसमें कह रहा है कि सिर्फ वैधानिक अधिकार है। तो ये अधूरा स्टेटमेंट है या गलत, मिसलीड करने वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन है लोकसभा के संदर्भ में। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, लोकसभा के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी परिस्थिति में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है कि लोकसभा किसी भी परिस्थिति में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या ऐसा ही है? ऑप्शन 2, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या ऐसा ही है? ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी, आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ 1 वर्ष था, यहाँ 2 वर्ष लिख लो। अब इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है। लोकसभा की अवधि कितने क्या टेन्योर होता है? 5 वर्ष होता है लोकसभा का। तो क्या किसी लोकसभा के टेन्योर को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है? तो ये कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए आपातकाल, ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि 2 वर्ष के लिए। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सिर्फ 2। ठीक है, नेक्स्ट। दो तो होगा नहीं। ठीक है, एक आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फोर नंबर यह है कि आपातकाल के समय 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। क्या आंसर होगा? तो अगर आपके मन में कुछ भी ऑप्शन है, अगर आप लोग सोच रहे हैं, देन इसका राइट आंसर इज दिस 3। बाकी सब गलत है। लोकसभा के अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कब? याद रखो, जब भी बढ़ेगा लोकसभा का अवधि तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही बढ़ता है और किसी भी कंडीशन में नहीं। चुनाव कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है। लोकसभा के आपातकाल में अगर हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए तो आपातकाल खत्म होने के बाद यह अधिकतम 6 महीने तक रहेगा। उसको आगे हम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। अधिकतम 6 महीने, उसके अंदर में आपको फिर चुनाव करा लेना होगा। समझ में आया? यानी आपातकाल अगर समाप्त हो गया, सपोज एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो कि आज तारीख है कितना तारीख है? 8, 6 तारीख है, 6 जुलाई है। अब अच्छा 6 अगस्त है, मान लो आज 6 अगस्त है और हम पिछले साल इसी 6 अगस्त को इमरजेंसी के वजह से लगाए थे। आपातकाल का चुनाव, आपातकाल की वजह से हमने अपने लोकसभा के चुनाव को नहीं कराया और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम क्या इसको आगे कितना दिन तक रख सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही रख सकते हैं, 1 वर्ष के लिए। तो क्या अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं? अगर आपातकाल खत्म हो गया तो अगर 6 महीना तक हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपातकाल खत्म होने के बाद हमारे पास 6 महीने का समय होता है इलेक्शन के लिए कि आप इलेक्शन करा लीजिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन है। मान लो अगर पिछले 6 अगस्त को लगाए थे और आज 6 अगस्त हो गया, 1 साल हो गया और आपातकाल खत्म नहीं हुआ, तो उस स्थिति में फिर से हमको 1 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर खत्म हो गया है तो विद इन 6 मंथ, अगर हो सकता है कि 6 अगस्त को नहीं बल्कि अप्रैल महीना में हमने अपना इमरजेंसी को खत्म कर दिया, तो जैसे ही अप्रैल महीना में खत्म हुआ तो अप्रैल से लेकर के 6 महीना तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक ही हम इसको एक्सटेंड रख सकते हैं। उससे पहले हमको फ्रेश इलेक्शन करा लेना होगा। समझ में आया? तो दोनों कंडीशन याद रखना है। अगर लास्ट डेट तक, यानी 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपना इमरजेंसी खत्म किया तो हमारे पास 6 महीना का अतिरिक्त समय होगा, हमको चुनाव करा लेना है। अगर बिफोर कर लिए हैं तो जिस दिन खत्म किए हैं उस दिन से 6 महीना तक। अगर हम 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी या 1 वर्ष पूरा होने तक हमने अपना इमरजेंसी नहीं खत्म किया है तो हमें इसे फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाना होगा।
ना तो 1 महीना के लिए, ना तो 2 महीना के लिए, ना तो 6 महीना के लिए। हम जब भी बढ़ाएंगे तो 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाएंगे। अब 1 वर्ष के अंदर में हम या तो चुनाव करा लें, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई रास्ता फिर नहीं बचेगा, हमें किसी भी तरह से चुनाव कराना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन आ गई है, चली गई, वो आज बेचारी बहुत परेशान है। सुमन है, ओहो, हम लोग, हाँ, हम लोग तो सोचे तुम लिक्विड ऑक्सीजन में चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है? सवाल यह है कि कौन संसद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है, नॉट एलिजिबल। यानी इसका मतलब यह है कि संसद का सदस्य बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया है, अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ऑप्शन 2, किसी अपराध में व्यक्ति को अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, किसी अपराध में व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, ऑप्शन 3, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल हो। निर्धारित समय के अंदर, ये सब एकदम एप्लीकेबल क्वेश्चन है जो आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। निर्धारित समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाला है। ब्यौरा न देने वाला। एंड लास्ट ऑप्शन कि छुआछूत, दहेज या सती प्रथा जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया हो। छुआछूत, दहेज या सती प्रथा जैसे अपराध में संलिप्त हो। अब किस आधार पर उसको चुनाव में भाग नहीं दिया जाएगा? यानी कि ठीक है, आपका मानना है कि ये राइट आंसर है, ठीक है। बाकी लोग ठीक है, हाँ। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया है, विकृत मतलब मेंटली डिस्ट्रक्ट है, उसको विक्षिप्त जो होता है, दिमागी हालत उसका संतुलित नहीं है, ओके। तुम पूछ रही हो कि बता रही हो? बाबू, तुम्हारा तो सवाल हमको, जो तुमसे हम बात करते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तुमसे हम जब बात करते हैं, प्रीति से हम बात करते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि वो सवाल पूछ रही है कि जवाब दे रही है।
अब फिर वही डिप्लोमेटिक बात नहीं करना है, एकदम डिटो सा आंसर दो। डिप्लोमेटिक बात तुम अपना ससुराल में करना है, यहाँ नहीं चलेगा। डिटो एकदम जवाब दो, यस और नो, होगा नहीं होगा। हम तुमसे ये नहीं मशवरा नहीं ले रहे हैं, मशवरा सॉरी कर रहे हैं, हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। आप इसका आंसर सही है, चारों है। ये अगर चारों शर्त याद रखो, ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों के तीनों कंडीशन आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया, ये तीनों कंडीशन दिया गया है कि अगर वो प्रतिनिधि जो चुनाव में के लिए अपना नॉमिनेशन करता है या भागीदार होता है, तो अगर उसको 2 वर्ष से सजा अधिक का मिल गया है, देन वो योग्य नहीं है चुनाव में खड़ा होने का। अगर वो निर्धारित चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को या इलेक्शन कमीशन को नहीं देता है, देन उसकी मान्यता या उसकी नामांकन रद्द कर दी जाएगी। अगर ये सोशल मिसबिहेव कह सकते हैं आप, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो एक्टिविटी है अगर करते हुए आप पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उस पे आपको कुछ सजा मिला है, तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि कोई भी जन प्रतिनिधि के लिए क्या शर्त होगा। ये न्यायालय ने अपना डिसीजन के द्वारा इसको जोड़ा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कोई मानसिक रूप से विकृत है, देन वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता है। समझ में आया?